हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। तो दिसंबर 18 में जो नेट पेपर हुआ था उसका हमने 3 पार्ट दे चुके हैं, आपके साथ शेयर कर चुके हैं। 133 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। तो अब मैं 134 से क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये 134 क्वेश्चन में रिफ्लेक्सेस दिए गए, यानी कि प्रतिवर्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, और उनकी अनुक्रियाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो, विड्रॉल, बेबेंस्की और टोनिक नेक दिया गया है। और इसमें जो है ये इन्फेंट्स के लिए है, इन्फेंट बच्चों में, कि उनके में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। पहला आंसर है, रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, उद्दीपक की शोध की ओर सर मुड़ता है, ठीक है। और मोरो में क्या होता है, बाहर की ओर हाथ फैलाता है और फिर उसे शरीर की ओर लाता है। विड्रॉल रिफ्लेक्स में क्या होता है, घुटना मोड़ के पैर सिकोड़ लेता है। बेबेंस्की में क्या होता है, पंजे फैलते हैं और मुड़ते हैं। टोनिक नेक में क्या होता है, बचाव की स्थिति होती है। अब मैं इसको आप फिगर देख करके आपको समझाती हूँ, क्लियर हो जाएगा। और एक रिफ्लेक्स और है, पैल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, जब आप बच्चे की हथेली पर टच करते हो तो बच्चा जो है अपने हाथों से आपकी अंगुलियों को ग्रास्प करने लगता है, यानी कि उसको पकड़ने लगता है। इसी को पैल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स बोलते हैं। पैल्मर में आप ये नाम से ही पता चल रहा है, पैम पैम मीन्स आप जो हथेली होती है, और ग्रास्प मीन्स पकड़ना। मोरो रिफ्लेक्स, इसको स्टैटर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को आप जिस पोजीशन में लिए हुए हो उससे जब आप क्विकली चेंज करते हो पोजीशन को, तो बच्चा जो है अपने हाथों को, यानी कि जो भुजाएं हैं उसकी, उसको बाहर की ओर फेंकता है और अपने हाथों को खोल लेता है। और जो उसका सिर होता है उसको वो पीछे की ओर जो है फेंकता है, ठीक है। इसी को मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर आता है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब बच्चे के आपके गाल पर किसी भी साइड पर आप उसको टच करोगे तो वो उसी साइड से जो है अपने सिर को टर्न कर लेता है, घुमा देता है। जिस साइड आप टच करोगे उसी साइड वो घुमा लेता है और अपने माउथ से, मुंह से आपकी अंगुलियों को सक करने की कोशिश करने लगता है। फिर आता है बेबेंस्की रिफ्लेक्स। अब ये जो बेबेंस्की रिफ्लेक्स है ये बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में। और सेम जो ये रिफ्लेक्स होता है प्लांटर रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, जो कि एडल्ट्स में होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बेबेंस्की रिफ्लेक्स में क्या होता है कि इसमें जब आप बच्चे के जो पैर का तलवा है, जब आप उसको टच करते हो तो क्या करता है, जो उसकी पैर की अंगुलियां यानी जो टोज हैं वो बाहर की ओर उसको फैला लेता है। और एडल्ट्स में क्या होता है, जब उनके तलवे को आप टच करते हो तो उनकी जो अंगुलियां हैं पैर की वो अंदर की ओर मुड़ती हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बच्चे में बाहर की ओर फैलती हैं और एडल्ट्स में अंदर की ओर फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, ठीक है। तो ये बेबेंस्की रिफ्लेक्स और प्लांटर रिफ्लेक्स। फिर आता है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। अब टोनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या होता है, जो बच्चे का सिर है, जिस साइड आप टर्न कर दोगे, एक साइड आपने टर्न कर दिया तो वो क्या करता है, अपने उसी साइड की जो आर्म्स हैं, जो भुजाएं हैं, उसको स्ट्रेट कर लेता है और उस साइड का जो पैर है उसको भी जो है स्ट्रेट कर लेता है। और जो दूसरे साइड के पैर और हाथ हैं उनको जो है अंदर की ओर मोड़ लेता है, ठीक है। तो ये होता है टोनिक नेक में, मतलब जिस साइड में आप बच्चे को टर्न करोगे तो उस साइड के हाथ और पैर को फैलाता है और अदर साइड के हाथ और पैर को अंदर की ओर मोड़ लेता है। ये आप फिगर में देख सकते हो, इस तरीके से होता है। जैसे आपने ये बच्चे को लेफ्ट साइड में इसका सर को टर्न कर दिया तो इस साइड का जो लेफ्ट हैंड और लेग है इसको स्ट्रेट कर लिया है और राइट हैंड और लेग को इसने अंदर की ओर मोड़ लिया है, ठीक है। तो ये होता है। और जो विड्रॉल है उसमें क्या है, बचाव की स्थिति होती है। जैसे कि पैर में कोई भी चीज चुभ गई तो क्या होता है, जो दूसरा पैर है उसको वो फेंकता है, ठीक है, उसको फैलाता है और उस पैर को जो है उठा लेता है। जैसे कोई भी चीज जब चुभती है तो आप अचानक से रिफ्लेक्स होता है और आप पैर को हटा लेते हो, तो ये बचाव की स्थिति होती है। ऐसे ही बच्चों में भी होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें आयु दिया हुआ है बच्चे की और उसमें दिया है उसकी गति की क्रियाएं, मतलब वो किस एज में क्या क्या करता है। तो आंसर इसका देख लेते हैं। पहला है, 2 से 3 साल में बच्चे क्या करते हैं, सामान्य वस्त्र पहनने लगते हैं और उतारने लगते हैं। 3 से 4 साल में क्या करते हैं, बड़े बटन लगाते हैं और उसको खोल भी लेते हैं।
4 से 5 साल में क्या होता है, जूतों के जो फीते होते हैं वो बांधने लगते हैं। और 5 से 6 हाँ 4 से 5 साल में क्या होता है, वो त्रिभुज और क्रॉस देखकर बनाने लगते हैं। और 5 से 6 साल में क्या होता है, वो जूतों के फीतों को बांधने लगते हैं। तो ये क्रियाएं वो करने लगते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे उनकी जो स्किल्स है वो भी डेवलप होती जाती हैं। फिर इसमें दिया पद दिए गए हैं और उसका विवरण दिया गया है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ये 4th है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले में तीसरा है सेविल रो। सेविल रो का मतलब है लंदन की गली है जो पुरुषों के टेलरों के लिए विख्यात है, सेविल रो। ठीक है, ये लंदन में है। और 7th एवेन्यू, ये क्या है, यह वो पद है जो न्यूयॉर्क के समूचे वस्त्र जिले के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, और आइडिया कोमा क्या है, यह इटली के वस्त्र निर्माताओं का व्यापार मेला है जिसको आइडिया कोमा बोलते हैं। और मोडा प्रोंटा क्या है, ये पहनने योग्य स्थिति जो होती है उसको मोडा प्रोंटा बोलते हैं। तो यहाँ पर टर्म्स दिए हुए हैं और वो क्या है यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर पद दिया गया है और स्थान, वो कहाँ किस किस जहाँ पर कहाँ पर क्या चीज़ें फेमस है वो चीज़ बताई गई है। तो आंसर इसका देख लेते हैं, सेकंड है। अब फर्ड कहाँ पर है, ये 4th जोशी चिपास। ठीक है, पिच वाइस ये नाथ द्वारा। और पटचित्र कहाँ पर है, ये ओडिशा में है, यानी उड़ीसा में। और चैत्र गौरीपथ ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। रेशे के गुण दिए गए हैं, यहाँ पर फाइबर्स क्वालिटीज दी गई हैं और उनको किस इकाई में मेजर किया जाता है ये दिया गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये सेकंड है इसका आंसर। स्टेपल फाइबर की जो लंबाई होती है उसको मापा जाता है सेंटीमीटर में। फिलामेंट की लंबाई को मापा जाता है मीटर में। ठीक है, जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं इसलिए उनको सेंटीमीटर में नापा जाता है, और जो फिलामेंट होता है वो बड़े होते हैं यानी कि उनकी लेंथ अधिक होती है इसलिए उनको मीटर में नापा जाता है। और रेशे के व्यास को नापा जाता है माइक्रॉन्स में, और दृढ़ता को मापा जाता है ग्राम्स पर डेनियर में। ओके, फिर है यहाँ पर विषय दिया गया है और उसका अर्थ दिया गया है, किसी विषय का क्या मतलब है। तो आंसर इसका सेकंड है। एनाटॉमी में क्या होता है, बाह्य और अंदरूनी जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोमेट्री में क्या होता है, मानव शरीर के आयामों का मापन किया जाता है, यानी कि एंथ्रोपोमेट्री में आपकी हाइट, वेट, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है और हेड सर्कमफ्रेंस है। तो ये सारी चीजें जो फिजिकली हम माप सकते हैं, ठीक है, जो फिजिकली हम उसको माप सकते हैं वो चीजें एंथ्रोपोमेट्री में आती हैं, एंथ्रोनॉमी में। ठीक है, तो ये मानव शरीर के आयामों का मापन है। और बायोमैकेनिक्स में क्या होता है, सजीव जीवों के यांत्रिक तत्वों से संबंधित चीजें इसमें जो है स्टडी की जाती हैं। कॉग्निशन में क्या होता है, ये मानवीय तर्कणा, विचारों और क्रियाओं का अध्ययन है जिसको कि कॉग्निशन बोलते हैं। जैसे कि प्याजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी है जो कि हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से रिलेटेड होती है, जिनमें हम अपने कॉग्निटिव स्किल्स का यूज करते हैं, तो वो कॉग्निशन कहलाता है। फिर आते हैं, यहाँ पर संप्रेषण के प्रकार दिए हैं कम्युनिकेशन के और उसका विवरण दिया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका देख लेते हैं। पहला है अधोमुखी संप्रेषण में क्या होता है, इसका थर्ड आंसर है उच्च स्तर के लोगों से निचले स्तर के लोगों का प्रवाह होता है, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे ये प्रवाह होता है, फ्लो होता है। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में क्या होता है, पहला अधीनस्थों से उच्च स्तर तक जाता है। ठीक है, यानी कि अधीनस्थ यानी कि ये अधीनस्थ से उच्च से, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। फिर है क्रॉस वाइज संप्रेषण, इसमें क्या होता है, सूचना का क्षैतिज और विकर्णी प्रवाह होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है ये सूचनाएं। और जो मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, इसमें जो सूचना होता है मौखिक रूप से दी जाती है, तो इसके नाम से पता है कि मौखिक रूप से जो दी जाती है वो सूचनाएं मौखिक संप्रेषण कहलाती हैं। फिर है यहाँ पर पद दिया गया है और
मतलब वो क्या होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये है सेकंड। नेतृत्व में क्या होता है? सेकंड, रणनीतिक दिशा। नेतृत्व मीन्स लीडरशिप, रणनीतिक दिशा उसमें दी जाती है। ग्राहक फोकस में क्या करते हैं? ग्राहक की आवाज होती है। और सुधार योजना में क्या होता है? मूल्यांकन का परिणाम देखा जाता है। और जन फोकस में क्या होता है? कर्मचारी संतुष्टि परिणाम को आंका जाता है। और आपूर्तिकर्ता फोकस में क्या होता है? फोर्थ है भागीदारी परिणाम होता है इसमें। अब आते हैं 142 क्वेश्चन पर। यहाँ पर सूची 1 और 2 दी गई है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता दिए गए हैं और उनका कार्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो जो मेधा पाटकर है, तो आंसर इसका पहले देख लेते हैं। थर्ड आंसर है इसमें। ठीक है, ओके। तो इसमें पहला है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर जी का नाम किस लिए फेमस है? ये बांध और पुनर्वास। और इनका एक और के लिए नाम फेमस है, जो कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेधा पाटकर जी का नाम जो फेमस है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए फेमस है। ठीक है, और इनका जो है ये बांध और पुनर्वास जो है, ये किस लिए फेमस है? ये कहाँ से आया है? ये नर्मदा चुनौती सत्याग्रह से आया हुआ है। इन्होंने क्या किया था कि जब मध्य प्रदेश के बरवानी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई थी, तो उससे जो प्रभावित लोग थे, बाढ़ से प्रभावित लोग थे, तो उनके पुनर्वास के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, और इस प्रोटेस्ट में इन्होंने ये भी कहा था कि जो मध्य प्रदेश का जो पड़ोसी स्टेट है गुजरात, तो वहां पर जो सरदार सरोवर डैम है, बांध है सरदार सरोवर, उसके गेट को भी खोलने के लिए इन्होंने कहा था। तो इन चीज़ों के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि जो वहाँ के लोग प्रभावित थे बाढ़ से, तो उनको जो है पुनर्वास दिया जाए और जो बांध है उसके गेट को खोल दिया जाए। इसके लिए इन्होंने नर्मदा चुनौती सत्याग्रह किया था। इसी प्रोटेस्ट का नाम है, इसके लिए जो उन्होंने किया था बांध और पुनर्वास के लिए, उसको नर्मदा चुनौती सत्याग्रह कहते हैं। और इसका नाम नर्मदा क्यों पड़ा हुआ है, नर्मदा चुनौती सत्याग्रह? क्योंकि ये गुजरात में जो नर्मदा नदी है उस पर ये बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है गुजरात में, तो इसीलिए इसको नर्मदा चुनौती सत्याग्रह कहा गया। फिर आता है वर्गीज कुरियन का नाम। तो जो वर्गीज कुरियन जी हैं, उनका आप लोग जानते होंगे, ये फेमस हैं दुग्ध सहकारिता के लिए, कि वर्गीज कुरियन जी, इनको जो है फादर ऑफ जो है व्हाइट रेवोल्यूशन, हाँ, इनको व्हाइट रेवोल्यूशन में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन जी को। इन्होंने हमारे इंडिया में जो है, जब फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उस टाइम पर इन्होंने जो है ये व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर के आए थे, सफ़ेद क्रांति लेकर के आए थे, और ऑपरेशन फ्लड भी लेकर के आए थे। तो उसकी वजह से ये जो है आज हमारा जो इंडिया है वो टॉप मोस्ट कंट्री में है दूध के उत्पादन में, इन्हीं की वजह से। ये जो है केरल के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो अपनी स्टडी की थी वो अमेरिका से की थी, यूएस से की थी। तो वहाँ से आने के बाद इन्होंने जब देखा कि ये फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस दूध को लेकर के, तब इन्होंने ये चीज़ें जो है वाइट रेवोल्यूशन लेकर के आए, ऑपरेशन फ्लड लेकर के आए। फिर धीरे धीरे इन्होंने जो अभी प्रेजेंट टाइम पर अमूल दूध आ रहा है, वो इन्हीं के द्वारा जो है उसको डिस्कवर किया गया है, इस कंपनी को, अमूल ब्रांड जो भी इस समय पर चल रहा है, तो इन्हीं की देन है। अब आते हैं राजेंद्र सिंह जी के नाम पर। तो इन्होंने जलाशयों का संरक्षण, इसके लिए इन्होंने जो है एफर्ट किया था। इला भट्ट जी का नाम आता है महिला सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और जो इला भट्ट जी हैं, उन्होंने 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन के बारे में इन्होंने ये जो है स्टार्ट किया था, जिसे कि शॉर्टकट में सेवा कहते हैं, SEWA जो है सेवा कहते हैं। तो इसका जो है इन्होंने 1972 में जो है इसका जो है इस एसोसिएशन को स्टार्ट किया था, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए था।
फिर आता है अरुणा राय जी का नाम। तो अरुणा राय जी का नाम है, ये काम का अधिकार है, राइट टू वर्क, या फिर आप कह सकते हो राइट टू इंफॉर्मेशन, इन्होंने ही स्टार्ट किया था अरुणा राय जी ने। और इन्होंने ये 2005 में स्टार्ट किया था राइट टू इंफॉर्मेशन, और उसी के अंदर ये भी आता है राइट टू वर्क। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर ये कुछ मिशन दिए गए हैं और उनका जो है ये ईयर दिया गया है। तो आंसर इसका सेकंड है। तो पहला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये कब आया है? 2014 से 15 में आया है। और राष्ट्रीय पोषण मिशन ये आया है 2017 से 18 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये आया है 1988 और 89 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये आया है 2010-11 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये आया है 2005 और 6 में। ठीक है, तो ये जो है मिशन है और उनके ईयर हैं, ये आप लोग याद कर लिए क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है ईयर को। फिर है मत दिए गए हैं यहाँ पर, उनका एग्जाम्पल दिया गया है। तो आंसर इसका देख लेते हैं, थर्ड है। सॉरी, ठीक है। तो पहला है पहली पीढ़ी का मीडिया कौन सा था? ये 6 है आंसर इसका, चार्ट, ये जो है फर्स्ट जनरेशन मीडिया है। फिर है सेकंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी का मीडिया कौन सा है? मुद्रित ग्राफिक्स। तीसरी पीढ़ी का मीडिया कौन सा है? फिल्म स्ट्रिप। और चौथी पीढ़ी का मीडिया कौन सा है? यह है प्रोग्राम्ड अनुदेश। ओके, फिर है 145 क्वेश्चन। यहाँ पर अनुसंधान रिपोर्ट का विवरण दिया गया है और रिपोर्ट खंड, मतलब जो चैप्टर वाइज होते हैं रिसर्च जो हम थीसिस में लिखते हैं, तो वहाँ पर ये चैप्टर वाइज रिपोर्ट खंड दिया गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर थर्ड है। तो ये है थर्ड आंसर। तो देख लेते हैं, अन्वेषण की प्रक्रिया ये थर्ड है, यानी कि प्रणाली विज्ञान में आता है। प्रणाली विज्ञान का मतलब है मेथोडोलॉजी होता है, जैसे इसको आप मटेरियल्स और मेथड्स नाम से भी चैप्टर होता है या फिर मेथोडोलॉजी के नाम से भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप रिसर्च करते हो जैसे पीएचडी लेवल पर या फिर एमएससी लेवल पर, जब भी आपका रिसर्च जो होता है तो उसमें आपने रिसर्च स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक में क्या चीज़ें कैसे की, आपका एरिया, आपका सैंपल साइज, सैंपल एरिया, जो आपके रिस्पोंडेंट हैं उनके बारे में आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे जो है सैंपल सेलेक्ट किया, एरिया कैसे सेलेक्ट किया, सैंपल साइज कैसे सेलेक्ट किया, और क्या क्या आपने डेटा लगाया हुआ है, कौन से फार्मूला लगाया हुआ है, डेटा टेबल, हर एक चीज़ उसमें जो है इंक्लूडेड होता है पूरा जो है। और फिर आता है दस्तावेज के अंत में सहायक सामग्री की सारणियों का खंड, ठीक है, जो कि परसिस्ट कहलाता है, यानी कि जो सहायक सामग्री आपने अपने रिसर्च में यूज की हैं तो उसको लास्ट में अपेंडिक्स के फॉर्म में लगाना होता है, ठीक है, तो वो परसिस्ट कहलाता है। फिर आता है अध्ययन विषय से जुड़े प्रकाशित अनुसंधान कार्य का सुव्यवस्थित परितुलन, ठीक है। तो ये है पहला, साहित्य की समीक्षा, यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी और रिसर्च लोगों ने किए हुए हैं तो वो आपको इस साहित्य की समीक्षा, जो कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, उसमें आपको जो अदर लोगों ने उससे रिलेटेड रिसर्च किए हुए हैं तो उनकी रिसर्च को भी उसमें जो है देना होता है कि इससे रिलेटेड इन इन लोगों ने रिसर्च किया हुआ है और उनका ये रिजल्ट है। फिर आता है आपके अनुसंधान के लिए प्रयुक्त सभी स्रोतों की सूची, तो ये इसमें आता है ग्रंथ सूची में आता है, यानी कि ये लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी में रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी आपने रिसर्च किया हुआ है तो उसमें जो भी आपने स्रोत का यूज़ किया हुआ है, वो आपने जो भी चीज़ें यूज़ की हुई हैं उनका स्रोत कहाँ कहाँ से आपने लिया है तो उसका डिटेल देना होता है इसमें लास्ट में, ठीक है। फिर है यहाँ पर पद दिए गए हैं, उसका विवरण दिया गया है। तो आंसर इसका देख लेते हैं, सेकंड है। तो टाइप 1 त्रुटि में क्या होता है, जब सही हो तो जो H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस है वो अस्वीकार की जाती है, उसको टाइप 1 त्रुटि बोलते हैं। फिर ये HA है, ठीक है, ये अल्टरनेटिव
त्रुटि होती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA से करते हैं। तो इसमें क्या है, फोर्थ आंसर है टू टेल्ड टेस्ट के लिए है ये। फिर ये x बार प्लस माइनस 2SD है। तो इसमें सी में है आंसर पहला, 95% क्षेत्र वर्ग के अंतर्गत ये होता है। और काई स्क्वायर टेस्ट ये क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि पैरा दिया गया है, तो पैरा मैं नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, पैरा आप पढ़ सकते हो क्योंकि पैरा से ही सारे आंसर रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन का आंसर बता दे रही हूँ, आप पैरा खुद पढ़ लीजिएगा, ऐसा टफ नहीं होता है। लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना होता है, जिससे कि आपसे सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। तो ये 4-5 नंबर आपके फिक्स होते हैं अगर आप ये पैरा अच्छे से पढ़ करके इसका आंसर करते हो, कि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर है, किन प्रमुख कारणों से लड़कियां स्कूली शिक्षा जारी रखने के लिए हतोत्साहित होती हैं? ठीक है, तो आंसर इसका फर्स्ट और सेकंड है। स्कूलों में स्वच्छता और शौचालय की पर्याप्त सुविधा नहीं होती है, तो इस वजह से लड़कियां स्कूल जाने से जो है कतराती हैं। और दूसरा है कि शिक्षक अगर लिंग अनुपात में पुरुषों का आधिक्य होता है, मतलब अगर शिक्षक जो हैं वो जेंडर को लेकर के अगर बातें करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं, पार्शलिटी करते हैं, तो फिर उसकी वजह से भी स्कूल जो लड़कियां स्कूल जाने में कतराती हैं। एक मिनट, सॉरी कि कभी कभी हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है मीनिंग में। ठीक है, तो अब ये है 148 क्वेश्चन है, शिक्षा को निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? तो आंसर इसका थर्ड है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है, यानी कि भेदभाव रहित होनी चाहिए शिक्षा, और लैंगिक प्रतिभागिता होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, और फोर्थ है समानता होनी चाहिए, यानी उसमें लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा के विषय में। फिर है कि लड़कों और लड़कियां दोनों को स्कूल जाने का समान अवसर मिलना चाहिए, सही है। तर्क है कि भारत बुनियादी अधिकार के रूप में शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, तो इसका आंसर पहला है, यानी कि दोनों ही सही है। फिर है, ये लास्ट क्वेश्चन है 150, अभिकथन है सिर्फ अध्यापिकाओं को सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के मुद्दों को समर्थन देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तर्क है कि सिर्फ अध्यापिकाएं ही लड़कियों के समझ आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को समझ सकती हैं। तो आंसर देख लेते हैं, इसका फोर्थ है, दोनों ही गलत हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अध्यापिकाएं हैं उन्हीं को सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के मुद्दों के समर्थन के लिए उनको प्रशिक्षित करना चाहिए, बल्कि जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बायसनेस होती है वो उनकी तरफ से अधिक होती है, आई थिंक। तो इसलिए दोनों को जो है प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे कि वो जेंडर गैप कर रहे हैं, मीन्स दोनों में जो जेंडर डिफरेंस कर रहे हैं, तो वो ना करें, क्योंकि शिक्षा जो है वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों को समान रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि लड़के किसी से कम तो है नहीं, तो फिर दोनों ही समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अगर इसके पहले भी जो हमने वीडियो शेयर किया, तो उसमें ये था कि जो स्टडी हुई है उसमें बताया गया कि अगर लड़कियों को लड़कों के समान अवसर अगर मिलता है तो वो बहुत अच्छा करते हैं, और हमारे जीडीपी में भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी बेटर होती है। तो इसलिए दोनों में जेंडर गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए, और इसके लिए दोनों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। और सिर्फ अध्यापिकाएं ही लड़कियों की समझ आने कठिनाई और चुनौतियों को समझ सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अध्यापक भी समझते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि जो है लड़कियों के सामने क्या प्रॉब्लम है, तो दोनों ही समान रूप से समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ अध्यापिकाएं ही समझ सकती हैं, तो इसलिए दोनों ही क्वेश्चन, ये जो आंसर है वो गलत है। ओके, तो थैंक you so much, and please like, share and subscribe as much as possible. Thank you so much once again.